चलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। आज हम क्या पढ़ेंगे? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 5, बिजनेस स्टडीज। तो हमारी जो क्लास है वो है 11th की। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज और चैप्टर नंबर है 5, नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग का मतलब क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग? इमर्जिंग का मतलब होता है, इस इमर्जिंग शब्द का मतलब होता है नए तौर तरीके। इनका ये कहना है कि जो बिजनेस है एक ट्रेडिशनल तरीका था जो पहले चला करता था। आप सामान्य नॉर्मल वे गुड्स खरीदना बेचा बस, और कुछ नहीं। फिजिकली जो भी होता था लोकल पब्लिक को बिकता था। लेकिन अब क्या गया, नए नए तरीके आ गए, जैसे ई कॉमर्स हो गया, ई बिजनेस हो गया। तो इनकी जो आउटसोर्सिंग प्रोसेस है, आउटसोर्सिंग प्रोसेस क्या होती है ये मैं समझाऊंगा। तो ये जो तरीके नए नए आ गए बिजनेस के, जो नए मॉडर्न एरा के हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से जो नए नए तरीके हैं वो क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट होना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सारे तरीके क्या हो गए? इमर्जिंग मोड्स, नए तरीके हो गए, जिसमें हमने बिजनेस को रीडिजाइन कर दिया, नए तरीके के हिसाब से कर लिया। पहले के ज़माने में आपको बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड एक प्लेस होना चाहिए था, जहाँ पे दुकान हो, आप सामान रखो, लोग आए खरीदे बेचे। अब ये बहुत आसान है। आप ई कॉमर्स जब से आया, आपको कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है। मस्त घर में आप अपना सामान रखो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आप सेलिंग कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर आया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे ऑनलाइन आपको ऑर्डर आता है, आप वो गुड्स पैक करके और डिलीवर कर देते हो। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर कहाँ का है, आप कहाँ के हो। तो ये जो बदलाव आए हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन हो गया, तो ये जो बदलाव आए हैं ये सब कुछ क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब थोड़ा सा हम बुक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। मॉडर्न बिजनेस इज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आज जो बिजनेस है ग्लोबलाइज्ड है। ग्लोबलाइज्ड यानी पूरी दुनिया में हर जगह आप कहीं भी बैठ के कहीं भी सामान खरीद और बेच सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1991 में, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी भारत ने डिजाइन की थी, तब आया था ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर। उसका क्या मतलब है कि जो ट्रेड बैरियर्स थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेलिंग के, वो खत्म कर दिए गए और ग्लोबलाइज्ड आप दुनिया में कहीं पर भी खरीद और बेच सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ? नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर भी बढ़ गए, क्योंकि जो दुकान आपकी सिर्फ एक मोहल्ले में तक सीमित थी, वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी सामान खरीद और बेच सकते हो। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर दिस बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफ वर्किंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्किंग बदल गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। यही जो रीडिजाइन की प्रोसेस है, यही रीडिजाइन की प्रोसेस जो हमें कहाँ लेके गई? ई बिजनेस में, ई कॉमर्स में, और ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, ये चीजें क्या कहलाई? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। नीड फॉर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, क्या जरूरत है? क्यों हमें लगता है ऐसा कि हमको इनकी जरूरत है? नीड क्या है?
इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की नीड क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, तो क्या जरूरत है? बिजनेस एक्टिविटीज ऑलवेज एम टू क्रिएट यूटिलिटीज और वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक्टिविटी जितनी भी करते हैं हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करे। वैल्यू क्रिएट करे का क्या मतलब है कि हमारी वर्थ को बढ़ाए, है ना, कुछ हमारी इनकम हो, बराबर है। विच द बायर्स परचेस टू सेटिस्फाई देयर नीड, मतलब बायर जो खरीदार है ये कोशिश होना चाहिए हमारी कि उसका सेटिस्फेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि ग्राहक देवता है और चढ़ावा जो चढ़ा है उस ग्राहक को वो चढ़ावे से संतुष्ट होना चाहिए, वो प्रसन्न होगा तभी हमारा मनमोहक वरदान के रूप में पैसे दे के जाएगा। है ना भाई, आपकी जरूरत पूरी हो रही है तो आप कितना भी पैसा दे दोगे। Satisfaction is very important. To meet ever growing competition, quality standard, lower price, faster order processing and better customer care, the business should take the benefits of emerging technology. जितनी भी नई टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं, जो नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो नए तरीके आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्यों जरूरी है? तो पहले वजह इसकी ये है, रीजन ये है, जरूरत इसलिए है, ग्रोइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? नए नए तरीके चाहिए। ग्रोइंग बिजनेस कंपटीशन, जो कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले सोचो, जो आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज आप कहीं भी खरीद सकते हो, ई प्लेटफॉर्म आने की वजह से, खाना ही देखो, उबर जोमेटो, जो मतलब अपन किसी एक पर्टिकुलर होटल में जाके खाते थे, आज किसी भी होटल से मंगा के खा सकते हैं, कहीं भी गली गलीचे ढाबे से, कहीं से कहाँ कैसा बिजनेस चल रहा है कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आप उबर जोमेटो से, ऐसे ही आपके पास गाड़ी वाड़ी हो या ना हो, आप फिर भी कार चढ़ सकते हो, हायर कर सकते हो रेंट में, है ना, ओला उबर से, लाइक दैट। तो इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरा, क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब आप जो गुड्स आप सिर्फ लोकल खरीदते थे लोकल बाजार में, वो दुनिया के आप किसी भी कोने से खरीद सकते हो ई प्लेटफॉर्म की वजह से। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ई मित्रा, बहुत सारी ऑनलाइन है ना, अलीबाबा, ऐसे करके कितनी साइटें हैं जिनसे आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो। जो गुड्स की क्वालिटी आपको चाहिए वो क्वालिटी आप ले सकते हो। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको उस टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, है ना। फिर लोअर प्राइस, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, अलग अलग 10 दुकानों में जब आप जाओगे तो कहीं ना कहीं 1-2 जगह तो ऐसी होगी जहां पर प्राइस आपको कम पे करना पड़े, डिस्काउंटेड रेट पे आइटम मिल जाए। फास्टर ऑर्डर प्रोसेस, इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए? बेटर कस्टमर, अच्छा कस्टमर मिले। इन सभी चीजों के लिए हमको क्या चाहिए? ये पंचमुखी सदा सुखी हैं कि क्यों जरूरत है हमें इमर्जिंग मोड्स के लिए? ताकि हम जो कंपटीशन बढ़ रहा है बिजनेस में ऑनलाइन की वजह से, इसको हम मीट कर सकें, क्वालिटी स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब खरीदोगे अच्छा तो बेचोगे भी अच्छा, है ना। लोअर प्राइस, हमें कम से कम कीमत में प्रोडक्ट मिले और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच सकें।
फास्टर ऑर्डर प्रोसेस, जो ऑर्डर मिला है जितनी फास्टर डिलीवरी दोगे उतना ज़्यादा आपका नाम चलेगा कि नहीं भैया यहाँ से ऑर्डर कर लो, यहाँ से सामान जल्दी आ जाता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना। उसके बाद बेटर कस्टमर भी आपको यदि अच्छा चाहिए तो आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, फास्टर वाली, बराबर। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमको इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की, यानी जो बिजनेस के नए तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो शॉपिंग ट्रेंड है, जो नया शॉपिंग ट्रेंड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग शॉपिंग ट्रेंड, ई बिजनेस का जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या क्या है? मतलब बिजनेस का स्ट्रॉन्ग शॉपिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, किस तरीके से आदमी बिजनेस ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो पहला ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो बिजनेस है उसकी रीच ज़्यादा होती है। ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो दुनिया के किसी भी कोने में खरीद भेज सकते हो, बस आपको डिलीवरी तो करना है, कुरियर से सामान ही तो भेजना है, कोई दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में रखो, ऑनलाइन ऑर्डर आया, ऑनलाइन सामान भेज दिया, है ना, बराबर है। ई बिजनेस हो गया। उसके बाद आउटसोर्सिंग हो गई। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है उसके लिए आप क्या करो, कोई दूसरा बंदा हायर कर लो। जिससे समझना, एक एग्जांपल के तौर पे जो मोबाइल कंपनियां हैं, है ना, अब मोबाइल बनाना यानी उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजें होती हैं उसमें, है ना। हार्डवेयर का मतलब यूँ समझो इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका बॉडी उसकी, है ना। तो सॉफ्टवेयर तो ठीक है डेवलप हो गया, बॉडी भी डेवलप हो गई, क्योंकि बॉडी बनाने में मोबाइल की ज़्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन जो मोबाइल की बैटरी है, बैटरी में केमिकल लोचा होता है, केमिकल लोचा होता है यानी केमिकल के कॉम्बिनेशन लगते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, है ना, लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए। मोबाइल की बॉडी जो बनाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसकी बैटरी के लिए आपको क्या चाहिए, लिथियम, मतलब उसमें एक अलग से मशीन। यदि आप पूरा कंप्लीट मोबाइल अपनी दुकान में बनाना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर यूनिट डालनी पड़ेगी, हार्डवेयर यूनिट डालनी पड़ेगी और बैटरी की अलग यूनिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी बनाना एक अलग तरीके का काम है, यहाँ पर अलग तरीके की मशीन लगेगी। तो अब क्या है, ये दो चीजें आपकी कोर एक्टिविटी हो गई। बैटरी बनाना नॉन कोर है, तो आप क्या करो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो मोबाइल का, हार्डवेयर बना लो, उसकी बॉडी तैयार कर लो, और जो बैटरी का काम है वो किसी दूसरे बंदे से करा लो, यानी अपने बिजनेस के बाहर से करवा लो, उस बंदे से करा लो जिसका मेन काम हो बैटरी बनाना। बस उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्योंकि आप अपनी फैक्ट्री में बनाओगे बैटरी तो कॉस्टली बनेगी, और वही चीज़ यदि तुम आउटसोर्स कर लोगे, दूसरे से बनवा लोगे, तो वो सस्ती पड़ेगी। ये होता है आउटसोर्सिंग, और यही होता है बिजनेस के अंदर, है ना। किसी का होम डिलीवरी का नहीं है तो किसी को हायर कर लेगा होम डिलीवरी। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, आप बिल्कुल भाई देखो, होटल वाले खाना बनाते हैं, है ना, अब वो घर घर तो पहुंचा नहीं सकते, वो नॉन कोर एक्टिविटी है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, उबर, जोमेटो, स्विगी, है ना, वहाँ से डिलीवरी वाला बंदा आ जाता है। ये आउटसोर्स हो गया। होटल में खाना तो वही बनाते हैं, लेकिन डिलीवरी करने के काम के लिए उन्होंने क्या करा, आउटसोर्स कर लिया, कोई दूसरा बंदा बाहर का अपॉइंट कर दिया, है ना। उनको तो कोई प्रॉफिट होता
नहीं, प्रॉफिट होता है ना, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड रहते हैं ना उसमें। ऐसा वो तो कंपनी के पास जाता है ना। हाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बेसिस में कुछ ना कुछ तो होगा प्रॉफिट, नहीं तो इतना चलता क्यों भाई। देखो क्या है, उनको ऑनलाइन बिजनेस में उबर, जोमेटो, स्विगी, इन पे काम करने से होटल्स को क्या है, एक नया बिजनेस मिलता है। दूसरी बात एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग जानते हैं, ग्लोबल रीच होता है कि हाँ भाई इंदौर में ये होटल भी है, यहाँ से भी खाना अच्छा मिल सकता है ना। एक एडवर्टाइजमेंट होती। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट करोगे तो भी पैसे खर्चा होना है, उससे बढ़िया क्या है, यहाँ रजिस्टर कर दो इन प्लेटफॉर्म पे और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, अपने आप एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, ऑर्डर आए या ना आए, है ना। उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ई बिजनेस ऑनलाइन, दूसरा आउटसोर्सिंग, और तीसरा इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस करने की वजह से ये बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है कि जो हमारी नॉन कोर एक्टिविटी है उसके लिए हम बंदे हायर कर लेंगे, वो काम हम बाहर से करा लेंगे, बराबर है। ठीक है, बराबर। कोई समस्या? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ई बिजनेस मतलब कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस का क्या मतलब है? ई बिजनेस का मतलब क्या है? कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हो तो वो क्या है? ई बिजनेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या है? ई बिजनेस है। फिलिप कोटर एक साइंटिस्ट है, फिलिप कोटर एक वैज्ञानिक है या एक इकोनॉमिस्ट है, जिसने एक डिफिनेशन दी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द जनरल टर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस दैट इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इन्होंने क्या बोला कि ई बिजनेस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रोसेस है उसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस है, गुड्स को परचेस करने और सेल करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के लिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बराबर। आगे बढ़े। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स देखो। E-commerce is an electronic system of dealing in all the commercial activities like receiving information about the goods, placing an order, receiving delivery, making payment etc. through internet. अभी E-commerce ये तो ई बिजनेस हो गया। बिजनेस का मतलब क्या? खरीदना, बेचना, बनाना, है ना। बनाना, खरीदना और बेचना। अब यही चीज को ट्रांसफॉर्म करो ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स क्या होता है? ई बिजनेस तो तुम समझ गए कि यदि हम खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक में या इंटरनेट का इस्तेमाल करके, तो वो क्या कहलाता है? ई बिजनेस। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? कमबख्त ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल सर्विसेज हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं?
इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पेमेंट लेना, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, खाता ऐप, हाँ जो भी है, इन इलेक्ट्रॉनिक का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम, या फिर हम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ले रहे हैं, है ना। जैसे हमने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया, है ना, वहाँ पर इन वेबसाइट डेवलप कर दी, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वहाँ से हमको क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, बराबर, ई कॉमर्स कहलाएगा। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या ऑर्डर रिसीव कर रहे हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, ई कॉमर्स। हाँ बोलो। प्रॉपर्टी ऑनलाइन बेचते, बराबर है, उस पे डाल देते ना, OLX पे बेच दो, या car-dekho.com, कहाँ Cars24, बिल्कुल सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ऑर्डर मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो ये क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, आगे बढ़े। Many a times a term e-business and e-commerce are used interchangeably. बहुत बार हम ई कॉमर्स और ई बिजनेस को दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस जो है ये वाइडर टर्म है और ई कॉमर्स नैरो टर्म है। ई बिजनेस में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, लेकिन ई कॉमर्स में कुछ लिमिटेड चीजें ही यूज होती हैं। ई बिजनेस इज वाइडर जस्ट एज द टर्म बिजनेस इज ब्रॉडर देन कॉमर्स। बिजनेस एक बड़ा टर्म है, बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है ना, ऐसे ही ई कॉमर्स भी ई बिजनेस के अंदर आता है, यानी ई बिजनेस का एक तरीका है ई कॉमर्स। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ई ट्रेडिंग भी होता है। ई ट्रेडिंग मतलब शेयर डिवेंचर, यदि हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक मोड से खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई ट्रेडिंग। हाँ, सिर्फ शेयर खरीदते हैं, शेयर डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके यदि करते हैं तो ई ट्रेडिंग है। उसके बाद ई प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ है ना, गूगल, यहाँ पर जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ई प्रमोशन। ठीक है, आगे चलें। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी आप दुकान खोल के बैठे हो, कोई आपसे आया है, कोई आपके पास आया सामान खरीदने, आपने बेचा, जो आज तक चला आ रहा था, है ना। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का यूज करके, नए नए तरीके इस्तेमाल करके आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो इजी ऑफ फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आपको दुकान खोलने के लिए एक दुकान चाहिए, उसका किराया चुकाना, फिक्स्ड आपके पास वर्कर होना चाहिए, है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन ई बिजनेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल होता है, कोई ज़रूरत नहीं, सामान आप अपने घर के कोने में पटक दो, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, आप ले जाके कुरियर वाले को दे दो, खत्म कहानी, है ना। उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकली आपका प्रेजेंस होना ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस तभी आप कर पाओगे जब आप फिजिकली प्रेजेंट होगे अपने दुकान में, तभी ग्राहक आएगा और आप उसको सामान दिखाओगे और बेच पाओगे। लेकिन ई बिजनेस में क्या है, आप गुड्स का इमेज डाल दो, है ना, इमेज देख करके ऑनलाइन बंदा पसंद करेगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, बराबर है। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लोकेशनल रिक्वायरमेंट होती है।
मौके पे दुकान है, चौराहे में दुकान है, रोड के किनारे दुकान है तो आपकी दुकान चलेगी। कहीं अंदर गली खोपचे में है तो फिर खोपचे वाली दुकानें थोड़ा कम चलती हैं, है ना। बेसमेंट में है तो किसी को दिखती नहीं है ना। कहते हैं ना जो दिखेगा वो बिकेगा। तो फिजिकल में यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी दुकान दिखना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली सर्च आदमी कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो दिख जाती है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, नॉर्मली ट्रेडिशनल दुकान खोलने के लिए आपको खर्चे ज़्यादा लगते हैं और ई बिजनेस के लिए आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते, लेस एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको सैलरीड पर्सन रखने पड़ेंगे, दुकान का किराया लगेगा। सर खुद की दुकान है तो भी बहुत सारे दूसरे खर्चे आपको फिजिकल में लगेंगे जो ई बिजनेस में नहीं लगेंगे, है ना। उसके बाद कॉन्टैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर। ई बिजनेस के अंदर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एंड यूजर से, कस्टमर से, लेकिन फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं बीच में हमको बिचौलियों की ज़रूरत होती है, कमीशन एजेंट, ब्रोकर या इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। ट्रेडिशनल में आपको लोगों के टच में होना ज़रूरी है, लेकिन ये बिजनेस में कोई ज़रूरत नहीं है भाईचारे की, है ना। बंदा ऑर्डर करेगा ऑनलाइन और वो आपको गुड्स डिलीवर कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्री सैंपल पेपर, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको प्री सैंपल गुड्स दिखाना पड़ेगा। जैसे कपड़े की दुकान है, ढेर कपड़े दिखाता है तो अपन उसमें से 2 पसंद करते हैं, लेकिन ई बिजनेस में क्या है, इमेज देख लो, जो इमेज पसंद आए उसके हिसाब से ऑर्डर कर दो, है ना। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका फिजिकल सैंपल होना जरूरी है, लेकिन ई बिजनेस में आपको फिजिकल सैंपल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बराबर। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा टिपिकल होता है और ई बिजनेस थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि दोनों बिजनेस अलग अलग हैं और दोनों बिजनेस का अपने अपना अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि ई बिजनेस बहुत बढ़िया चीज़ है और ट्रेडिशनल बिजनेस खराब है। दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने एडवांटेज देते हैं, बराबर। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का स्कोप क्या है ना। स्कोप का मतलब है कहाँ कहाँ बिजनेस आप कर सकते हो, कितनी दुकानदारी आप अपनी फैला सकते हो। तो पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो, बिल्कुल। चल, तो ई बिजनेस स्कोप ऑफ ई बिजनेस का स्कोप क्या है। तो इसका बहुत वाइडर स्कोप है। पहला बी टू बी कॉमर्स, मतलब बी टू बी कॉमर्स का क्या मतलब है, ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी ने से खरीदा, जैसे मैन्युफैक्चरर से किसने खरीदा, होलसेलर ने, है ना। फिर होलसेलर से किसने खरीदा, रिटेलर ने। और फिर ये है एक व्यापारी ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से। जब ये चेन चलती है तो वो क्या कहलाता है, बी टू बी कॉमर्स। दूसरा बी टू सी कॉमर्स का मतलब क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस टू कंज्यूमर टेक प्लेस हो रहा है ना। यानी कि जब एक कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद ले, होलसेलर से खरीद ले या रिटेलर से खरीद ले तो क्या हो जाएगा, बी टू सी।
उसके बाद इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स थर्ड, इंट्रा बी कॉमर्स। अभी इंट्रा बी कॉमर्स क्या है ये हम समझते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स का क्या मतलब है? इंटरेक्शन ऑफ डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पर्सन्स विद इन द फर्म, है ना। जब एक ही फर्म अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से डील करता है तो वो क्या कहलाता है? इंट्रा बी कॉमर्स। मतलब जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट है वो डील कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपका डील कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट से, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट डील कर रहा है किसी अदर डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंटल हैं, या फिर मान लो एक कंपनी है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है। डिफरेंट सेक्टर में काम करती है मतलब सामान भी बहुत तरह का होता है यार, मेल का, फीमेल का, बच्चों का, है ना। उसके बाद फिर होजरी होता है ना। क्लॉथ भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, होजरी होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, लाइक दैट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से जब डील करते हैं विद इन बिजनेस, एक ही बिजनेस में, जैसे मान लो कि गाड़ियों की कोई दुकान है तो उसमें क्या होता है? सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज अलग होता है, स्पेयर पार्ट का डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर गाड़ी फाइनेंस कराने का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये डिपार्टमेंट इंटरनली जब बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंट्रा बी कॉमर्स। उसके बाद C2C, C2C चौथा जो है वो क्या है? C2C कस्टमर कॉमर्स। ये क्या है? OLX पे बेच दे, है ना। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जब गुड्स टिकाता है तो वो क्या कहलाता है ना। कार्स 24 भी क्या है? एक कस्टमर से गाड़ी लेता है और दूसरे कस्टमर को, एक कस्टमर, ठीक है। हम एक बार थोड़ा सा और समझते हैं इनको, इन चीजों को हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो B2B का है the transactions taking place between two business firm are referred as business to business B2B transaction। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जब क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लाइक टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया मेक्स सेवरल B2B transactions such as buying tires, glass for windscreen, door handles, etc. for its vehicle from different business unit। जैसे टोयोटा कार बनाती है ना, टोयोटा गाड़ियां आती हैं, तो वो क्या करता है? टायर अपोलो से खरीदता है, टायर MRF से खरीदता है। कभी भी देखना, जैसे होंडा है तो होंडा के टायर नहीं आते हैं, या हीरो मोटोकॉर्प है तो हीरो मोटोकॉर्प के टायर नहीं आते हैं। उनकी जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनमें या तो अपोलो के टायर लगेंगे, या MRF के टायर लगेंगे, या किसी और कंपनी के टायर लगते हैं, है ना। वो टायर कंपनी से ही खरीदते हैं। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से खरीदता है तो वो क्या है? B2B, ठीक, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद B2C का क्या मतलब है? जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है बिटवीन कस्टमर और बिजनेसमैन, इन दोनों लोगों के बीच में जब होता है इंटरेक्शन, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल विद इंट्रोडक्शन ATM इट इज नाउ पॉसिबल टू विड्रॉ मनी राउंड द क्लॉक इन अ कन्वेंशन एंड फास्टर मैनर। अमेजॉन भी है, बिल्कुल B2 कस्टमर है ना, बिजनेस टू कस्टमर है। आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, प्रमोशनल सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीजें सर्विसेज B2C में आती हैं। ऑनलाइन तो सारे लोग ना, हाँ लगभग, पर उससे कोई बिजनेसमैन भी खरीद सकता है अपने लिए। जरूरी नहीं है कि वो उसकी लिमिट सिर्फ B2C हो, B2B भी हो सकता है।
कई बार हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, अच्छा जैसे मोबाइल दुकान पे जाओ ना, जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलती है, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन यदि आप मोबाइल की फिजिकल शॉप पे जाओ तो वहाँ पर भी मिल जाता है। वजह क्या है, वो अमेजन से मंगा लेते हैं और फिर आपको भेज देते हैं, तो वो B2B होता है और फिर B2C हो जाता है। सर फिर वो स्विगी, जोमेटो, ये सब B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है भाई, है ना, कौन मंगाएगा? बराबर। ठीक है, अब इंट्रा बी में क्या है, जैसे इंट्रा बी तो अपन ने समझ लिया था, डिपार्टमेंटल अच्छे से समझा था। C2C कस्टमर भी अपन ने समझ लिया था, Quikr.com OLX पे भेज दे, है ना, पुरानी चीजें अपन Quikr.com पे भेज देते हैं और OLX पे भेज देते हैं, वो B2C है। ठीक है, अब आया बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? हैं? हाँ, पढ़ लेंगे यार, थोड़ा सा रुकें, तो हमारे को एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। बंद आज, चलो अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कल पढ़ेंगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।